अपनी जान बचाने के लिए मैंने सिर्फ 2 साल में सू सिटी की लगभग सभी टॉप लड़कियों को डेट किया। सबसे मशहूर कॉलेज ब्यूटी, अमीर घराने की बेटी, मासूम फिल्म स्टार और यहाँ तक कि एक बीमार अमीर लड़की भी। मत पूछो मैं इतना बड़ा प्लेबॉय क्यों था। कारण सिर्फ एक था, 18 साल की उम्र में मुझे लास्ट स्टेज कैंसर हो गया था। पुल से कूद कर चला था कि तभी मेरे साथ एक ट्रू लव सिस्टम बाइंड हो गया। उस सिस्टम का नियम था, जब तक किसी से प्यार करोगे तब तक जिंदा रहोगे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि जैसे ही कोई लड़की मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करने लगती, सिस्टम मुझे जबरदस्ती उसकी जिंदगी से गायब कर देता। अब मेरा कैंसर पूरी तरह ठीक हो चुका था, मामला भी ठंडा पड़ चुका था, इसलिए मैं वापस अपने शहर आया ताकि अपनी जिंदगी और करियर फिर से शुरू कर सकूं। जैसे ही हाई स्पीड ट्रेन स्टेशन से बाहर निकला और टैक्सी लेने वाला था, अचानक किसी ने जोर से चिल्लाया, चोर चोर पकड़ो। ये सुनते ही सेना में बिताए 2 साल की ट्रेनिंग अपने आप एक्टिव हो गई। मैं तुरंत दौड़ा और कुछ ही देर में चोर को एक बंद गली में घेर लिया। चोर ने हाथ जोड़कर कहा, भाई जाने दे, सबकी मजबूरी होती है। लेकिन जब उसने देखा कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसने पीछे से एक छुरा निकाल लिया। उसकी आंखों में साफ हत्या का इरादा था। मैं जानता था कि निहत्थे होकर चाकू छीनना कितना खतरनाक होता है, इसलिए मैं धीरे धीरे पीछे हटते हुए उसका ध्यान भटकाने लगा। भाई हम दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं, चाकू मत चला। चोर गुर्राया, कौन से रास्ते का? मैं बोला, भारतीय समाजवादी रास्ते का। साले मेरा मजाक उड़ा रहा है। वो पूरी तरह भड़क गया और सीधे मुझ पर चाकू से हमला कर दिया। उसी वक्त दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। मैंने जानबूझकर एक पल के लिए ध्यान भटकने का नाटक किया। जैसे ही उसका वार खाली गया, मैं बिजली की तरह उसके करीब पहुंचा। बाएं हाथ से उसकी कलाई इतनी जोर से पकड़ ली कि दर्द के मारे उसके हाथ से चाकू छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी पीछे से आवाज आई, हिलना मत। पुलिस। 3 पुलिस वाले अंदर आए, 2 पुरुष और एक महिला। लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस महिला पुलिस अफसर पर पड़ी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फिट पुलिस यूनिफॉर्म, लंबी हंस जैसी गर्दन, आड़ू जैसी आंखें और आंख के कोने पर छोटा सा ब्यूटी मार्क, वो थी हे शुयाओ, मेरी 8वीं एक्स गर्लफ्रेंड, पहले पुलिस अकादमी की सबसे खूबसूरत लड़की। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि ग्रेजुएशन के बाद शादी करेंगे, लेकिन ग्रेजुएशन से ठीक एक दिन पहले मैं सिस्टम की वजह से बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था। उसने मुझे पागलों की तरह ढूंढा था। अब 2 साल बाद हमारी नजरें मिली। पहले उसकी आंखों में हैरानी आई, फिर वो धीरे धीरे गुस्से और नफरत में बदल गई। मैं मन ही मन बड़बड़ाया, धत्त तेरे की इंटरनेट पर लिखा था 2 लोगों के दोबारा मिलने की संभावना सिर्फ 0.0049% होती है। फिर भी सबसे पहले इसी से टकराना था। बगल में खड़े पुलिस वाले को कुछ समझ नहीं आया। वो मुस्कुराकर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भाई बढ़िया काम किया। तभी हे शुयाओ अचानक मेरी तरफ बढ़ी। उसने अपनी कमर से हथकड़ी निकाली। सब लोग हैरान होकर उसे देखने लगे। टक, उसने हथकड़ी का एक सिरा मेरे दाएं हाथ में लगा दिया और दूसरा अपने ही बाएं हाथ में। वो बिल्कुल मेरे सामने आ गई। दांत भींचकर बोली, झूठे बेवफा, शादी होने वाली थी, फिर तुम बिना बताए क्यों गायब हो गए? इस बार मर भी गए तो तुम्हें मेरे हाथों से भागने नहीं दूंगी। पूछताछ वाले कमरे में ऐसी 26 डिग्री पर चल रहा था, फिर भी मेरे शरीर से ठंडा पसीना बह रहा था। हम दोनों अब भी एक ही हथकड़ी से जुड़े हुए थे। उसकी आंखों में शिकायत, गुस्सा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मैंने गहरी सांस ली। सच्चाई तो ये थी कि सिस्टम की वजह से मुझे अचानक गायब होना पड़ा था। यहाँ तक कि उस समय जो नाम मैंने उसे बताया था वो भी नकली था। मैंने सोचा था सब कुछ परफेक्ट रहेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी आंखों में आंसू देखकर मैंने झूठ बोलने का फैसला किया। सॉरी, तुम्हारे साथ बिताया हुआ समय मेरी जिंदगी का सबसे खुशहाल वक्त था, लेकिन ग्रेजुएशन से पहले मुझे पता चला कि मुझे लास्ट स्टेज कैंसर है। डॉक्टर ने कहा था कि मेरे पास बस कुछ साल बचे हैं। तुम इतनी अच्छी थी, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए बिना बताए चला गया। इतना कहकर मैंने जेब से कुछ पुरानी मुड़ी टुड़ी कैंसर रिपोर्ट्स निकालकर उसके हाथ में रख दी। ये रिपोर्ट्स मैंने पहले ही सिस्टम की जांच के लिए तैयार करके रखी थी। रिपोर्ट देखते ही उसकी सारी नाराजगी टूट गई। रोते हुए उसने कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर पैसों की जरूरत होती तो मैं अपने घर वालों से मांग लेती। इतना कहकर वो सीधे मेरे सीने से आकर लिपट गई। मैंने अपने दिल की धड़कन दबाते हुए धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। सब खत्म हो चुका है, अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ, इसलिए वापस आया हूँ। उसने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मैं यकीन नहीं करती। अभी चलते हैं अस्पताल, दोबारा पूरा चेकअप होगा। उसने हथकड़ी खोल दी, लेकिन मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और लगभग घसीटते हुए अस्पताल ले गई। पुलिस स्टेशन के बाहर ड्यूटी पर खड़े बूढ़े कांस्टेबल हमें हाथों में हाथ डाले जाते देख बस अवाक रह गए। आखिर सुसिटी पुलिस स्टेशन की सबसे खूबसूरत महिला अफसर, जिसने न जाने कितने अमीर और ताकतवर लोगों के रिश्ते ठुकरा दिए थे, आज एक लड़के का हाथ पकड़े घूम रही थी। अस्पताल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम वेटिंग एरिया में बैठे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कांटों पर बैठा हूं, क्योंकि जैसे ही मैंने सिर उठाया, दीवार पर लगे डॉक्टरों के फोटो में एक चेहरा दिखाई दिया। उस महिला की मुस्कान बेहद शांत थी, लेकिन उस चेहरे को मैं मरकर भी नहीं भूल सकता था। सॉन्ग वॉर्निंग, मेरी 5वीं एक्स गर्लफ्रेंड, सुसिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी की टॉपर, 8 साल तक लगातार मेडिकल की पढ़ाई करने वाली जीनियस। हिसाब लगाया तो अब तक वो यहीं डॉक्टर बन चुकी होगी। मुझे तुरंत वो मशहूर कहावत याद आ गई, मेडिकल स्टूडेंट का एक्स बॉय
बॉयफ्रेंड कभी चैन से नहीं जीता। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना निकल आया। नहीं, अब मुझे पहले ही भागना होगा। मैंने शांत बनने की कोशिश करते हुए कहा, वो मेरा पेट थोड़ा खराब है, मैं वॉशरूम होकर अभी आता हूँ। जैसे ही मौका मिला मैं भीड़ का फायदा उठाकर चुपचाप अस्पताल के अंदर वाले कॉरिडोर में निकल गया। इरादा तो सीधे अस्पताल से भागने का था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं पहले ड्यूटी रूम में जाकर हालात देखना चाहता था। कांपते हुए हाथ से मैंने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में सिर्फ एक लड़की थी। वो सफेद डॉक्टर कोट पहनकर कंप्यूटर पर काम कर रही थी। बिना मेकअप के भी उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। उसके प्राकृतिक लाल होंठ और सफेद कोट के अंदर छिपी आकर्षक फिगर, उसे देखते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। इन होंठों से मैं कभी हार मानकर न जाने कितनी बार माफी मांग चुका था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर भी उसने सिर नहीं उठाया, बस ठंडी आवाज में बोली। उसी वक्त वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उसकी नजर सीधे मेरे चेहरे पर आकर टिक गई। जैसे ही उसने मुझे साफ देखा, उसकी आंखें अचानक चमक उठी। 5 साल जिस इंसान को वो हर दिन याद करती थी, आखिरकार वो उसके सामने खड़ा था। वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठी। उसकी लंबी हाइट लगभग मेरे बराबर थी। उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, बाओतांग, अब मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मजबूर होकर मैं कमरे के अंदर चला गया और पीछे से दरवाजा भी बंद कर दिया। मैंने हंसने की कोशिश की। अगर मैं कहूं कि मेरा नाम श्याओ यान है तो मानोगी? उसने ठंडी हंसी हंसी। बिल्कुल नहीं। अगले ही पल वो सीधे आकर मेरे सीने से लिपट गई। मुझे इतनी जोर से पकड़ लिया जैसे दोबारा कभी छोड़ना ही नहीं चाहती। आंखों में आंसू लिए बोली, मैंने 5 साल तुम्हारा इंतजार किया है। मुझे पता था तुम एक दिन जरूर वापस आओगे। उसके नरम शरीर का दबाव मेरी छाती पर साफ महसूस हो रहा था। वो मुझे और भी कसकर पकड़ती जा रही थी, लेकिन अचानक उसने खुद को अलग किया। अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। टक। उसने ड्यूटी रूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया, फिर दराज खोली और उसमें से चमकता हुआ एक सर्जिकल स्कैल्पल निकालकर मेज पर रख दिया। धमकी साफ थी। उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, अब सच सच बताओ, 5 साल पहले बिना कुछ कहे क्यों गायब हो गए? मैंने तुम्हें 2 महीने तक ढूंढा था। बाद में पता चला कि तुम्हारा घर का पता भी नकली था। बंद दरवाजा, मेज पर रखा स्कैल्पल। अपनी जान बचाने के लिए मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया जिसमें चाकू था। फिर गहरी सांस लेकर बोला, वार्निंग, जब तुम 5वें साल में इंटर्नशिप और पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही थी तब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन तुम्हारे प्रोफेसर ली फेई ने मुझसे अलग से बात की थी। उन्होंने कहा कि मेरी मौजूदगी तुम्हारे भविष्य पर असर डाल सकती है। इतना सुनते ही उसके दिमाग में अपने आप एक दुख भरी कहानी बन गई। उसे लगा मैंने उसकी कामयाबी के लिए अपना प्यार कुर्बान कर दिया था। जो हाथ अभी तक स्कैल्पल पकड़े हुए था, वही हाथ धीरे से मेरा हाथ थाम गया। उसकी आंखों में फिर से प्यार भर आया। धीरे से बोली, सॉरी काश उस समय मैंने तुमसे एक बार और पूछ लिया होता। मैंने मन ही मन राहत की सांस ली। स्कैल्पल वाला खतरा टल चुका था। मैंने इस राउंड में जान बचा ली। फिर उसने अचानक पूछा, अब तुम्हारी शादी हो गई या कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने सिर हिलाया, नहीं, 2 साल सेना में था, आज ही सोसाइटी वापस आया हूँ। ये सुनते ही उसकी आंखों में खुशी साफ दिखने लगी, लेकिन अगले ही पल एक डॉक्टर होने के नाते उसे कुछ अजीब लगा। वो ध्यान से मुझे देखने लगी। तो फिर तुम अस्पताल क्यों आए हो? आज तो ड्यूटी पर डॉक्टर वांग है। फिर उसकी आवाज धीमी हो गई, कहीं तुम फिर से बीमार तो नहीं हो? उसी समय दरवाजा बाहर से खुल गया। दरवाजे पर हाँफती हुई हे शुयाओ खड़ी थी। उसके साथ एक गंजे सिर वाले डॉक्टर थे जिनके हाथ में चाबियों का गुच्छा था। हे शुयाओ की नजर सीधे मेरे और सॉन्ग वार्निंग के हाथों पर पड़ी, जो अब भी एक दूसरे को पकड़े हुए थे। पूरा कमरा एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। तभी उस डॉक्टर ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, माफ कीजिए, ये मरीज अभी पेट दर्द की वजह से बाहर गया था। अब आइए कैंसर की दोबारा जांच कर लेते हैं। बस इतना सुनना था कि हे शुयाओ और सॉन्ग वार्निंग दोनों की नजरें एक साथ मुझ पर टिक गईं। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों की आंखों से तलवारें निकल रही हों। कुछ देर बाद जांच पूरी हुई। रिपोर्ट देखकर सॉन्ग वार्निंग ने राहत की सांस ली। उसे यकीन हो गया कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। हे शुयाओ मेडिकल बातें नहीं समझती थी, लेकिन उसने भी वार्निंग के चेहरे का सुकून देख लिया। उसे भी समझ आ गया कि मैं ठीक हूँ। लेकिन अगले ही पल दोनों महिलाओं की नजरें आपस में टकराईं। ऐसा लगा जैसे हवा में चिंगारियां उड़ने लगी हों। हे शुयाओ ने मन में सोचा, ये लड़की कौन है? ये बाओतांग के साथ ड्यूटी रूम में अकेली क्या कर रही थी? उधर सॉन्ग वार्निंग भी सोच रही थी, ये कौन है? ये बाओतांग के साथ अस्पताल क्यों आई है? अभी तो उसने कहा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। औरतों की छठी इंद्रिय ने दोनों को एक ही बात बता दी, सामने वाली कोई साधारण दोस्त नहीं है। बीच में फंसा मैं सिर्फ भागने का मौका ढूंढ रहा था। मैंने जल्दी से कहा, रिपोर्ट भी आ गई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, मैं चलता हूँ। जैसे ही मैं मुड़ा, हे शुयाओ ने कार की चाबी घुमाते हुए कहा, मैं तुम्हें खाने पर ले चलती हूँ। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में बोला, तो क्यों ना हम तीनों साथ चलें? आखिर बच्चे एक चुनते हैं। बाओतांग सबको साथ लेकर चलता है। करीब आधे घंटे बाद सू सिटी की एक छोटी गली के बारबेक्यू स्टॉल पर एक काली और एक सफेद ऑन्डिए 6 साथ खड़ी थी। रास्ते भर हे शुयाओ लगातार सॉन्ग वार्निंग की पहचान पूछती रही। मैं कहानी घुमाने ही वाला था कि उसने बीच में ही रोक दिया। मुझे बच्चों वाली कहानी मत सुनाओ। अब हम तीनों बाहर एक छोटी सी मेज पर बैठे थे। मैंने जानबूझकर बाहर की सीट चुनी थी ताकि जरूरत पड़ते ही भाग सकूं, लेकिन बैठते ही दोनों ने मुझे बीच में फंसा लिया। सॉन्ग वार्निंग मुस्कुराकर बोली, मैं बाओतांग की सीनियर हूँ। उसने सीनियर शब्द पर खास जोर दिया। हे शुयाओ भी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे साफ चुनौती छिपी थी। हेलो, मैं हे शुयाओ हूँ,
सिटी पुलिस की ऑफिसर और बाओतांग की सबसे करीबी दोस्त। पहला मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। मैंने सिर झुकाकर मोबाइल चलाने का नाटक शुरू कर दिया। तभी बारबेक्यू आ गया। मैंने जैसे ही बीफ कबाब उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, सॉन्ग वार्निंग ने पहले ही उसमें मसाले डालकर सीधे मेरे मुंह के सामने कर दिया। मुझे याद है तुम्हें ये सबसे ज्यादा पसंद था, लो खाओ। मैं खाने ही वाला था कि टेबल के नीचे से मेरे बाएं पैर में जोरदार दर्द उठा। हे शुयाओ ने पूरी ताकत से मेरे पैर पर पैर रख दिया था। अगले ही पल हे शुयाओ ने भी भुना हुआ बैंगन मेरी तरफ बढ़ाया। बाओतांग, मुझे याद है तुम्हें ये भी बहुत पसंद है। मैंने मुंह खोला ही था कि इस बार सॉन्ग वार्निंग ने मेरे दायों पैर पर जोर से पैर रख दिया। चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए मैंने एक और बीफ का और एक और बैंगन का खाया, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। दिल बहुत दुख रहा था, मगर मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था। मुझे लगा था खाना खत्म होते ही किसी बहाने निकल जाऊंगा, लेकिन तभी हे शुयाओ ने अचानक एक खतरनाक सवाल पूछ लिया। बाओतांग, आज ही सुसिटी लौटे हो, रहने की जगह तो अभी नहीं होगी है ना? तो क्यों ना मेरे घर चलो, मेरी बिल्ली बैक फ्लिप भी करती है, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन फिर से तेज। उसने मुझे शिकारी जैसी नजरों से घूरते हुए देखा। उसे बैक फ्लिप करने वाली बिल्ली पसंद नहीं थी, उसे तो खरगोश ज्यादा पसंद थे। संयोग से मेरे घर में जानवरों वाली कुछ कॉस्ट्यूम्स भी थी। आज रात मेरे घर चलोगे, उन्हें खुद पहनकर ट्राई करोगे? अच्छा हुआ, मेरे घर में जानवरों वाली कई कॉस्ट्यूम्स हैं। आज रात मेरे घर चलोगे, खुद ट्राई करके देख लेना। हे शुयाओ ने मासूम चेहरा बनाकर कहा। बाओतांग को खरगोश पसंद है? मुझे तो कभी पता ही नहीं था। सॉन्ग वार्निंग ने होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, तुम्हें अभी बहुत कुछ नहीं पता छोटी बहन। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और ई कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहा, बस करो तुम दोनों, आज रात मेरे रहने की जगह तय है। मैं चेंगडोंग के वैंगनियन अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा हूँ। हे शुयाओ ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, ये कहीं इंटरनेट से डाउनलोड की हुई नकली फोटो तो नहीं? मैंने पूरे भरोसे से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, 3 महीने तक मैं यहीं रहने वाला हूँ। सॉन्ग वार्निंग तुरंत बोली, नया घर लिया है तो बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी। आज रात मेरे घर चलो, कल मैं तुम्हारे साथ जाकर सारा सामान खरीद दूंगी। हे शुयाओ भी पीछे नहीं हटी। नहीं, मेरे घर चलो। मेरा घर भी चेंगडोंग में ही है और मुझे सुबह जल्दी हॉस्पिटल जाना होता है। मेरा सिर दर्द करने लगा। सच में नहीं हो पाएगा। आज रात मेरी मकान मालिक से मुलाकात तय है। अगली बार जरूर तुम दोनों को घर बुलाऊंगा। सॉन्ग वार्निंग ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, आज जो अगली बार कहाँ है उसे भूलना मत। इतना कहकर उसने अचानक मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और बिजली जैसी फुर्ती से मुझे अपनी सफेद ओंडी में बैठा दिया। दरवाजा लॉक हो गया। वह कार की खिड़की से हे शुयाओ की तरफ देखकर मुस्कुराई। उसकी आंखों में साफ चुनौती थी। हे शुयाओ गुस्से में स्टीयरिंग पर जोर से हॉर्न बजाने लगी। कार के अंदर सॉन्ग वार्निंग मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाई, उसका तुम्हारे साथ आखिर रिश्ता क्या है? जो चीज मुझे पसंद आ जाए उसे मैं कभी किसी और को नहीं देती। फिर धीमे से बोली, याद है ना कल मेरे साथ फिल्म देखने का वादा किया था? मैंने तुरंत बहाना बनाया, कल दोपहर मेरा इंटरव्यू है, 3 कंपनियों में अपॉइंटमेंट है। उसने मेरी हथेली पर उंगलियां फेरते हुए कहा, नौकरी मत करो और उस अपार्टमेंट में भी मत रहो। आगे से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहना। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना निकल आया। मुझे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने वाली आदतें याद आ गई। नहीं, इतना आराम वाला जीवन मेरे बस का नहीं है। मैंने साफ मना कर दिया। कुछ देर बाद कार अपार्टमेंट के नीचे रुकी। हे शुयाओ पहले से ही मेरा सूटकेस लेकर सड़क किनारे खड़ी थी। मैंने सामान लेते हुए कहा, आज मुझे छोड़ने के लिए तुम दोनों का धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। सॉन्ग वार्निंग बोली, ऊपर नहीं बुलाओगे? हे शुयाओ भी मुस्कुराई, मैं भी चलती हूँ, तुम्हारा सामान सेट करने में मदद कर दूंगी। मैं मन ही मन सोचने लगा, अगर ये दोनों ऊपर आ गई तो आज रात सोना भूल जाऊंगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आज सच में नहीं हो पाएगा, किसी और दिन जरूर। इतना कहकर मैं सूटकेस घसीटते हुए भागा और अपार्टमेंट के अंदर घुस गया। कमरे में पहुंचकर राहत की सांस ली। तभी फोन पर हे शुयाओ का मैसेज आया। इतनी जल्दी भाग क्यों गए? उस घर की पूरी जानकारी निकालने में मुझे सिर्फ 3 मिनट लगे थे। कल मिलते हैं मेरे अच्छे दोस्त। मैं तीसरी मंजिल के अपने नए कमरे में खड़ा नए फर्नीचर को देख रहा था। ब्रोकर वांग जुन मुस्कुराते हुए कागजात पूरे करवा रहा था। उसके जाने के बाद भी मुझे लग रहा था कि इतना सस्ता घर मिलना कुछ ज्यादा ही अच्छा सौदा है। मैं बिस्तर पर लेट ही रहा था कि कमरे में एक जानी पहचानी परफ्यूम की खुशबू फैल गई। तभी फोन जोर जोर से बजने लगा। वीडियो कॉल। हे शुयाओ। मैंने मजबूरी में कॉल उठा ली। स्क्रीन पर हे शुयाओ की तेज नजरें सीधे मुझ पर थीं। उसने बिना घुमाए पूछा, सच सच बताओ, क्या मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत हूँ? मेरा दिल धक से रह गया। अगर सच सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने तुरंत चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान लाई। शुयाओ, जब तक मैं तुमसे प्यार करता हूँ तब तक तुम ही मेरी पहली मोहब्बत हो। दूसरी तरफ वह हल्का सा हंसी। अचानक कैमरा घुमा। स्क्रीन पर सॉन्ग वार्निंग का मुस्कुराता चेहरा दिखाई दिया। उसने आराम से कहा, कमाल है, यही बात उसने सालों पहले मुझसे भी कही थी। तो आखिर उसकी पहली मोहब्बत कौन है? कॉल कटते ही मैंने कसम खाई कि इंटरव्यू खत्म होते ही कहीं छिप जाऊंगा। पूरा दिन भाग दौड़ में बीता और रात को बिस्तर पर गिरते ही गहरी नींद आ गई। आधी रात चमेली की जानी पहचानी खुशबू मेरी नाक में समा गई। फिर किसी के गर्म होंठ धीरे धीरे मेरे चेहरे के करीब आने लगे। मैं घबरा कर जाग गया। मेरे सामने एक खूबसूरत
मासूम चेहरा था, बड़ी बड़ी आंखें मासूमियत से मुझे देख रही थी। ये म्यूचिन, मेरी नींद पल भर में उड़ गई। सस्ता अपार्टमेंट, अब बिल्कुल नए फर्नीचर, जल्दबाजी में सब निपटाने वाला ब्रोकर और मकान मालिक का अचानक गायब हो जाना। ये कोई सस्ता किराए का घर नहीं था, ये तो मेरे लिए तैयार किया गया सोने का पिंजरा था। ये म्यूचिन ने मेरी गर्दन पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, पाओ तांग भैया, आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। वह मेरी 7वीं एक्स गर्लफ्रेंड थी, सूचेंग के सबसे बड़े अमीर परिवार की सबसे लाडली बेटी। मैंने कभी अपनी जान बचाने के लिए नकली पहचान बनाकर उसे छोड़ दिया था। मैंने पूछा, म्यूचिन, क्या ये सब तुम्हारी ही प्लानिंग थी? मकान मालिक भी तुम ही थी? उसने खुशी से सिर हिलाया। हाँ, पूरा वांगनियन अपार्टमेंट मेरा है। जैसे ही मैंने किराएदार की लिस्ट में तुम्हारा नाम देखा, समझ गई कि मेरे बाओतांग भैया वापस आ गए हैं। मैंने तुरंत उसे मनाने की कोशिश की। म्यूचिन, अभी मेरे पास ना नौकरी है ना करियर। अगर अभी तुम्हारे घर गया तो तुम्हारे परिवार के लिए शर्मिंदगी होगी। मुझे थोड़ा वक्त दो, जब मैं कुछ बन जाऊंगा तब खुद तुम्हारे माता पिता से मिलने आऊंगा। वह मेरी आंखों में देखते हुए बोली, पिछली बार तुम्हारा नाम छोड़कर सब कुछ झूठ था, इस बार भी कहीं गायब तो नहीं हो जाओगे? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, कभी नहीं। मैंने ये घर पूरे 3 महीने के लिए किराए पर लिया है, अब मैं यहीं रहूंगा। मैंने धीरे से पूछा, अब इतनी रात हो गई है, क्या तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए? वो आराम से बिस्तर के सहारे टिक गई। अगली सुबह मैं नीचे सब्जी लेने गया। रसोई में उसने एप्रन पहनकर खाना बनाना शुरू कर दिया। अचानक पीछे से उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। धीरे से बोली, मुझे लगा था तुम फिर से गायब हो गए। मैं मुस्कुराया, पगली, पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, खाना बस तैयार होने वाला है। नाश्ते की टेबल पर उसने अचानक कहा, आज दोपहर से मैं भी यहीं शिफ्ट हो रही हूँ, अब हम साथ रहेंगे। मेरे मूंग का दलिया लगभग बाहर निकल गया। अगर बाकी 2 एक्स गर्लफ्रेंड को पता चल गया कि वह मेरे साथ रह रही है तो तबाही तय थी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, म्यूचिन, क्या साथ रहना थोड़ा जल्दी नहीं होगा? तभी उसकी नजर टीवी स्क्रीन पर गई। ये फिल्म कैसी रहेगी? कन्फेशन मेमोरीज, इसमें शे युनशी लीड रोल में है। ये नाम सुनते ही मैं जोर से खांसने लगा, क्योंकि शे युनशी, जो इस वक्त देश की सबसे मशहूर अभिनेत्री थी, वह भी मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी। अगर मैं उसके साथ बैठकर अपनी दूसरी एक्स की फिल्म देखने लगा तो मेरा हर राज उसी वक्त खुल जाता। मैंने जल्दी से कहा, कोई दूसरी फिल्म देखते हैं, ये मैं पहले देख चुका हूँ। मैंने तुरंत चैनल बदलकर एक एनीमे लगा दिया। ये म्यूचिन ने बिना शक किए हामी भर दी। मैं सोफे पर टिक गया, लेकिन मेरी पीठ पूरी तरह ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। शे युनशी का अचानक सामने आना कोई संयोग नहीं था। मेरी जिंदगी का शूरा फील्ड अब एक और खतरनाक खिलाड़ी का स्वागत करने वाला था। दोपहर में ये मुचिन को फिलहाल विदा करने के बाद मैंने फॉर्मल कपड़े पहने और लगातार 3 कंपनियों में इंटरव्यू दिए। पहले 2 इंटरव्यू में 3 साल के करियर गैप की वजह से मुझे सीधे रिजेक्ट कर दिया गया। इस वक्त मैं सूचेंग के मशहूर ल्यूशी टॉवर के वेटिंग एरिया में बैठा था। ये आज का आखिरी इंटरव्यू था। ल्यूशी ग्रुप सिर्फ 6 साल में ही शहर की टॉप कंपनियों में शामिल हो चुका था। पहले मुझे यहाँ नौकरी मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब यही मेरी आखिरी उम्मीद बन चुकी थी। अगर यहाँ भी फेल हो गया तो ज्यादा से ज्यादा फूड डिलीवरी करनी पड़ेगी या फिर अपनी मुश्किल से चल रही जिंदगी को किसी तरह घसीटना पड़ेगा। अगला उम्मीदवार मुझसे पहले वाला इंटरव्यू देकर बाहर निकला। जाते जाते उसने धीरे से कहा, भाई, भगवान तुम्हारा भला करे, अंदर ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे अंडे में भी कमी ढूंढ रहे हो। मैंने सिर हिलाया, कॉलर ठीक किया और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अब जो होगा देखा जाएगा। जैसे ही अंदर पहुंचा, बीच में बैठी महिला इंटरव्यूअर अचानक चौंक उठी। तो मैंने ऊपर देखा और दिल धक से रह गया। ये तो वही लड़की थी जिसका बैग कल रेलवे स्टेशन पर छीना गया था। उसके सामने रखी नेम प्लेट पर लिखा था, फाइनेंस मैनेजर जो यानियान। बगल में बैठी एचआर ने धीरे से पूछा, मैम, आप इन्हें जानती हैं? जो यानियान ने सिर हिलाया। हाँ, यही वो इंसान है जिसने कल स्टेशन पर मेरा बैग वापस दिलाया था। मेरे मन में राहत की सांस आई। सोचा, चलो नेक काम का कुछ तो फायदा मिलेगा। लेकिन अगले ही पल उसने कहा, और यही वो बेवफा इंसान है जिसने उस महिला पुलिस ऑफिसर का दिल तोड़ दिया था। कल वो लगभग रो ही पड़ी थी। बेवफा। बस यही मुझे समझ आ गया कि ये इंटरव्यू गया हाथ से। इसके बाद प्रोफेशनल सवालों के जवाब भी मैं ठीक से नहीं दे पाया। इंटरव्यू खत्म होने ही वाला था कि जो यानियान ने आखिरी सवाल पूछा, तो बाद में तुम्हारी उस महिला पुलिस ऑफिसर से सुलह हो गई? मैं मन ही मन बोला, ये फॉर्च्यून 500 कंपनी का इंटरव्यू है या मोहल्ले की गपशप सभा? जो यानियान पूरी गंभीरता से बोली, ल्यूशी ग्रुप अपने कर्मचारियों की मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखता है। रिश्तों की स्थिति काम पर असर डाल सकती है। चिंता मत करो, तुम्हारी प्राइवेसी सुरक्षित रहेगी। उसकी आंखों में छिपी गॉसिप की चमक देखकर मैंने हार मान ली। हाँ, हमारे बीच गलत फहमी थी, लेकिन अब सब ठीक हो चुका है, वरना मैं आज यहाँ इंटरव्यू देने भी नहीं आता। जो यानियान ने समझने जैसा सिर हिलाया। ठीक है, बाहर जाकर रिजल्ट का इंतजार करो। मैं बाहर आकर कुर्सी पर ढा गया और सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक स्कूटर खोजने ही वाला था कि मोबाइल वाइब्रेट हुआ। हे शुयाओ के लगातार 4 मैसेज थे। पूरा दिन हो गया, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कल शाम गेमिंग आर्केड चले, बताओ कल क्या खाने वाले हैं? इतनी अलग अलग तरफ से आने वाले प्यार के बीच मैंने हमेशा की तरह संतुलन बनाया। पहले छोटी को मनाया, ठीक है सब तुम्हारी मर्जी, अभी इंटरव्यू में हूँ, वीडियो कॉल नहीं कर सकता, रात को घर पहुंचते ही तुम्हें कॉल करूंगा, अच्छे से रहना। फिर दूसरी को मैसेज भेजा। मैंने अपनी लोकेशन ल्यूशी टॉवर की भेज दी। मैं गायब नहीं हुआ हूँ, सरप्राइज क्या होगा ये तो नहीं जानता, लेकिन अगर वो तुम्हारी तरफ से है तो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। मैंने खिड़की से बाहर सुचेंग की जगमगाती रात को देखा। शायद इस इमारत में मेरा आज आखिरी दिन था। उधर इंटरव्यू रूम में जो यानियान मेरी रिज्यूमे को देखते हुए सोच में पड़ गई। बगल वाली महिला एचआर मुस्कुराकर बोली, मैम, क्या आपको वो लड़का पसंद आ गया? इतना हैंडसम है,
हमारी फाइनेंस टीम का शुभंकर ही बन जाएगा। जो यानियन ने हल्की सांस ली। सिर्फ हैंडसम होने से कुछ नहीं होता, 3 साल का करियर गैप है, रिस्क बहुत बड़ा है। लेकिन उसके दिमाग में स्टेशन पर मेरी मदद करने वाला दृश्य घूम गया। कुछ पल बाद उसने मेरी रिज्यूमे पर साइन कर दी। मान लो उसका एहसान चुका रही हूँ। तभी दरवाजा खुला, पुरुष एचआर बाहर आया और बोला, बाकी सभी जा सकते हैं। मिस्टर बाओतांग आप अंदर आइए। मेरे दिल का बोझ आखिर उतर गया। कम से कम अब फूड डिलीवरी नहीं करनी पड़ेगी। मैं दोबारा इंटरव्यू रूम में गया। जो यानियन फिर से प्रोफेशनल अंदाज में बोली, मिस्टर बाओ, सभी बातों पर विचार करने के बाद हमने आपको नियुक्त करने का फैसला किया है। ऑफर लेटर थोड़ी देर में आपके ईमेल पर भेज दिया जाएगा। उम्मीद है आप इस मौके की कदर करेंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। औपचारिक बातें खत्म करके मैं बाहर निकल आया। जैसे ही बिल्डिंग से बाहर आया, सड़क किनारे वही परिचित सफेद ऑन्डी A6 खड़ी थी। मैंने आगे का दरवाजा खोला। अंदर सोंग वार्निंग बैठी थी। आज उसने हल्का मेकअप किया हुआ था। उसकी ठंडी मगर बेहद आकर्षक खूबसूरती और भी निखर रही थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, कैसा रहा? मैंने कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये मेकअप तुम पर खूब जंच रहा है। मैंने सीट बेल्ट बांधी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। तुम्हें कैसे पता कि मैं अपने मेकअप के बारे में पूछ रही थी, इंटरव्यू के बारे में नहीं? फिर उसने मजाक में कहा, इतनी मीठी बातें करते हो, पता नहीं कितनी लड़कियों को ऐसे ही बहलाया होगा। मैं मुस्कुराया। ये बातें सिर्फ तुम्हारे लिए हैं वाननिंग। कार शहर के सबसे बड़े लग्जरी मॉल शामो मॉल पहुंची। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सीनियर अपनी जूनियर नहीं, अपने जूनियर के लिए 2 अच्छे सूट खरीदेगी। चलते चलते उसने पूछा, इंटरव्यू हो गया? अगर नहीं हुआ होता तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक नौकरी है। वह मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाई, मेरे घर में एक रहने वाला हाउसकीपर चाहिए। खाना रहना सब फ्री, सैलरी जितनी चाहो, बस जब भी बुलाओ तुरंत आ जाना। क्या कहते हो? मैंने शांत होकर जवाब दिया, जरूरत नहीं, ल्यूशी ग्रुप ने मुझे नौकरी दे दी है। उसके कदम एक पल को रुक गए। आंखों में हल्की सी निराशा चमकी, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कान से उसे छिपा लिया। वह मुझे एक महंगे सूट स्टोर में ले गई और 5 अंकों की कीमत वाले 2 प्रीमियम सूट चुन दिए। जाकर पहन कर आओ। जब मैं बदल कर बाहर आया, उसने मेरी टाई की तरफ देखा। टाई टेढ़ी है, मैं ठीक कर देती हूँ। वह शीशे के सामने आकर मेरी टाई ठीक करने लगी। मैंने धीरे से कहा, लोग देख रहे हैं। वह मेरे कान के पास झुक आई। उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थी। मैं अनायास थोड़ा झुक गया। उसकी ठंडी उंगलियां मेरी टाई पर फिसली। अचानक उसने हल्के से टाई अपनी तरफ खींची। मैं संभल भी नहीं पाया और आगे की ओर झुक गया। अगले ही पल उसके होंठ मेरे होंठों से छू गए। उस छोटे से ट्रायल रूम में ये मुकिन की मासूमियत से बिल्कुल अलग था। उसका चुंबन आत्मविश्वास से भरा, गहरा और बेहद प्रभावशाली था। करीब 7-8 मिनट बाद सॉन्ग वार्निंग आराम से बाहर आई और बैंक कार्ड बढ़ाते हुए बोली, ये दोनों पैक कर दीजिए। मैं उसके पीछे पीछे चलता हुआ अपनी सांसें सामान्य करने की कोशिश कर रहा था। ये औरत हर दिन पहले से भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। सिनेमा हॉल में मैं हाथ में 2 रोमांटिक फिल्म की टिकटें पकड़े बैठा था और मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। दोपहर में बड़ी मुश्किल से मैं उसके साथ यही फिल्म देखने से बच गया था, लेकिन रात में आखिरकार बच नहीं पाया। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि इस फिल्म की हीरोइन शयूनशी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स में से एक थी। सॉन्ग वार्निंग ने मेरी खोई हुई शक्ल देखकर पूछा, क्या हुआ? कुछ सोच रहे हो? मैंने बात टालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस याद आ गया कि पहले जब तुम्हें एग्जाम की तैयारी के दौरान नींद नहीं आती थी तो तुम मुझे आधी रात को हॉरर फिल्में दिखाने ले जाती थी। उसकी आंखें अचानक नरम हो गईं। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। सुना है ये लव स्टोरी कपल्स के लिए सबसे अच्छी फिल्म है। मैंने चुपचाप पॉपकॉर्न लिया और उसे लेकर अंदर चला गया। जैसे ही हॉल की लाइटें बंद हुईं, उसने दोनों सीटों के बीच का आर्म रेस्ट नीचे कर दिया और अपना सिर मेरे कंधे और गर्दन के पास टिका दिया। उसकी गर्म सांसें मेरे कानों को छू रही थी। धीरे से बोली, मैं तुम्हारे थोड़ा और करीब रहना चाहती हूँ। उसके खूबसूरत लेकिन परिपक्व चेहरे को देखकर मैंने हल्की सांस भरी और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। शायद बिना कुछ बताए चले जाने का यही मेरा छोटा सा माफीनामा था, ताकि बात और आगे न बढ़े। फिल्म शुरू होते ही मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया। सॉन्ग वार्निंग ने मुझे परेशान नहीं किया। वह बस चुपचाप मेरे सीने से लगी रही और उस पल का आनंद लेती रही। फिल्म खत्म होने के करीब मैं अंगड़ाई लेकर उठा। वह मुस्कुराते हुए धीमे स्वर में बोली, पॉपकॉर्न खाओगे? कपड़े ट्राई कराने वाली पिछली घटना याद आते ही मेरा मन मना करने का हुआ, लेकिन उसने आदेश भरे लहजे में कहा, मुंह खोलो। मैं मजबूर होकर मुंह खोल बैठा। उसने एक पॉपकॉर्न मेरे होठों तक लाया, लेकिन जैसे ही मैं खाने वाला था उसने उसे पीछे खींच लिया। मैं अनजाने में थोड़ा आगे झुक गया। अगले ही पल उसने वही पॉपकॉर्न खुद खा लिया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले वह मेरे बिल्कुल करीब आई और मेरे कान के पास हल्के से हंसती। मीठे कैरेमल की खुशबू और उसके शरीर से आने वाली हल्की सी महक एक साथ मेरे आसपास फैल गई। अंधेरे सिनेमा हॉल में यह छोटी सी छेड़छाड़ पूरी तरह उसी के नियंत्रण में थी। कुछ देर बाद वह पीछे हटी, अपनी उंगली होठों पर रखते हुए मुस्कुराई, तुम पूरी फिल्म सोते रहे, बाकी बचा हुआ पॉपकॉर्न इसे ही मुआवजा समझ लो। उसे फिर से पॉपकॉर्न उठाते देखकर मैंने बेबसी से आंखें बंद कर ली। फिल्म खत्म होते होते पूरी बाल्टी खाली हो चुकी थी। उसके गाल हल्के लाल थे, जबकि मैं पूरी तरह थक चुका था। उसके सामने मेरे पास विरोध करने की ताकत ही नहीं बचती थी। घर छोड़ने जाते समय उसने अचानक कहा, बाओतांग, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, आज रात मेरे घर रुक जाओ। मैंने तुरंत मना कर दिया। कल ल्यूशी ग्रुप में नौकरी का पहला दिन है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
अगली बार जरूर। उसने जिद नहीं की, बस होठों पर हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। उसे अच्छी तरह पता था कि असली खेल अब भी शुरू हुआ है। मुझे अपार्टमेंट के अंदर जाते हुए देखकर उसने कार में ही किसी को फोन किया। घर फाइनल कर दो जितनी जल्दी हो सके, कल दोपहर तक मैं शिफ्ट होना चाहती हूँ। फोन रखने के बाद उसने मेरी बिल्डिंग की खिड़कियों की ओर देखा। उसके होठों पर जीत का विश्वास साफ दिखाई दे रहा था। पाओ तांग, बहुत जल्द हम हर दिन साथ रहेंगे। उधर मैं घर पहुंचकर आईने में अपने हल्के लाल और नम होठ देखकर बेबस होकर मुस्कुरा दिया। सॉन्ग वार्निंग के पॉपकॉर्न का असर सच में काफी देर तक रहता है। सब कुछ समेटने के बाद मैंने हे शुयाओ को वीडियो कॉल किया। स्क्रीन पर उसका मासूम और चंचल चेहरा दिखाई दिया। मैंने उसे इंटरव्यू और नौकरी मिलने की बात बता दी। उसने होंठ फुलाकर कहा, पहली 2 कंपनियों की नजर ही खराब थी। फिर मुस्कुराकर बोली, सच कहूं तो मैं चाहती थी कि तुम फेल हो जाओ ताकि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी देखभाल कर सकूं। फिर उसका लहजा गंभीर हो गया। कल शाम टहलने के अलावा तुम्हें मेरी एक मदद भी करनी होगी। एक लड़का काफी समय से मेरा पीछा कर रहा है। उसका परिवार सुचेंग में बहुत ताकतवर है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलकर उसे साफ मना कर दो। अगर तुम 5 साल पहले अचानक गायब न हुए होते तो मुझे ये सब नाटक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसकी बातों में बहुत ताकतवर परिवार वाले शब्द सुनकर मैं चौकन्ना हो गया। ये परिवार पहले से ही सुचेंग के बड़े परिवारों में गिना जाता था। अगर वह भी किसी से परेशान थी तो सामने वाला इंसान साधारण नहीं हो सकता था। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, कल ऑफिस के बाद मुझे लेने आ जाना। अगले दिन मैंने लियूशी ग्रुप में अपनी नई नौकरी शुरू की। काम काफी था लेकिन मेरे लिए संभालना मुश्किल नहीं था। बीच में कुछ महिला सहकर्मियों ने मेरा वीचैट मांगा, लेकिन मेरी जिंदगी पहले ही पुराने रिश्तों के झमेलों से भरी हुई थी। नए रिश्ते शुरू करने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। शाम को ऑफिस से निकलते ही हे शुयाओ की कार नीचे खड़ी मिली। मैं जैसे ही आगे वाली सीट पर बैठा और सीट बेल्ट लगाने लगा, वह अचानक मेरी तरफ झुक गई। उसने जानबूझकर मेरी टाई और शर्ट का कॉलर थोड़ा बिखेर दिया। मैंने ठीक करना चाहा लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके गाल हल्के लाल हो गए। छूना मत, इसे मत ठीक करना। थोड़ी देर बाद जो नाटक करना है उसके लिए यही चाहिए। उसकी भोली और अनाड़ी हरकत देखकर मैं सब समझ गया। सॉन्ग वार्निंग की तरह वह रिश्तों में दबंग नहीं थी। वह हमेशा शर्मीली और संकोची रही थी। ये सब सिर्फ बहाना था कि वह मेरे थोड़ा और करीब आ सके। मैं मुस्कुराया। ठीक है, अगर एक्टिंग के लिए जरूरी है तो बिल्कुल नहीं ठीक करूंगा। उसी समय शेंगशी इंटरनेशनल होटल के सबसे आलीशान प्राइवेट रूम में सुचेंग के लिए परिवार का दूसरा बेटा ली वेन सिगरेट पीते हुए बैठा था। कई लंबे चौड़े बॉडीगार्ड दरवाजे पर खड़े थे। एक आदमी चापलूसी करते हुए बोला, सेकंड यंग मास्टर, चिंता मत कीजिए, जैसे ही हे शुयाओ इस कमरे में आएगी आज उसे आपको जवाब देना ही पड़ेगा। ली वेन ने सिगरेट की राख झाड़ते हुए घमंड से कहा, सुचेंग में जिस औरत पर मेरी नजर पड़ी हो उसे मैं आज तक कभी नहीं खोया। शेंगशी इंटरनेशनल होटल ये परिवार की संपत्ति था, जबकि ली परिवार भी उसी स्तर का शक्तिशाली परिवार माना जाता था। जब हे शुयाओ होटल के नीचे पहुंची तब भी वह रास्ते भर ली वेन की हरकतों की शिकायत करती रही। उसकी बातें सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। ये ली वेन सिर्फ कोई बिगड़ैल अमीर लड़का नहीं था। शेंगशी इंटरनेशनल होटल की पार्किंग बेहद शानदार थी। मुझे अब ऐसी जगहों की आदत हो चुकी थी। मैं हे शुयाओ का हाथ पकड़कर प्राइवेट रूम की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही ली वेन आराम से सोफे पर बैठा दिखाई दिया। उसकी नजर पहले हे शुयाओ पर गई, फिर मुझ पर टिक गई। अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान बर्फ की तरह जम गई। हे शुयाओ बिना बैठे सीधे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने मेरी उंगलियां कसकर थाम ली और बोली, ली वेन, मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है, आगे से मेरा पीछा करना बंद कर दो। ली वेन ने सिगरेट की राख छाड़ते हुए हंसकर कहा, सुचेंग में जिस औरत पर मेरी नजर पड़ जाए उसे मना करने का हक नहीं होता। उसके इतना कहते ही बाहर से दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे के पीछे लगे पार्टीशन के पीछे से 5 लंबे चौड़े बॉडीगार्ड निकल आए और हमें चारों तरफ से घेर लिया। मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मैंने तुरंत हे शुयाओ को अपने पीछे कर लिया। हे शुयाओ गुस्से से कांप उठी। ली वेन, तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम्हें नियमों का डर नहीं? ली वेन ने ठंडे स्वर में कहा, इसे सबक सिखाओ। मैंने हे शुयाओ के हाथ पर हल्की थपकी दी। घबराओ मत। अगले ही पल सामने वाला बॉडीगार्ड मुझ पर झपटा। मैं एक तरफ हट गया और घूमकर उसकी गर्दन के पीछे जोरदार किक मारी। वह बिना आवाज निकाले जमीन पर गिर पड़ा। बाकी चारों एक साथ मुझ पर टूट पड़े। 3 मिनट भी नहीं बीते थे कि कमरे में सिर्फ 5 बॉडीगार्ड जमीन पर पड़े कराह रहे थे। मैंने अपने कपड़े ठीक किए, उनमें एक भी सिलवट नहीं आई थी। फिर मैंने हे शुयाओ और पीला पड़ चुके ली वेन की तरफ देखा। हे शुयाओ होश में आते ही मोबाइल निकालकर लोगों को बुलाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। किसी को मत बुलाओ। क्यों? मैंने धीरे से कहा। ली परिवार की ताकत बहुत बड़ी है। सिक्योरिटी बुलाने से मामला दबेगा नहीं, बल्कि तुम्हारी नौकरी पर भी असर पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात ये परिवार का इलाका है। अगर यहाँ के मैनेजर आ गए तो ये म्यूचिंग को सब पता चल जाएगा। तब तुम दोनों आमने सामने आ जाओगी और सबसे ज्यादा मुसीबत में मैं पड़ूंगा। मैं ली वेन के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। ली शाओ, हाथ मिलाइए। वह सतर्क हो गया। क्या शर्त है? बस एक, आगे से शुयाओ के सामने कभी मत आना। मेरी ताकत देखकर उसने दांत भींचे और मजबूरी में हाथ बढ़ा दिया। ठीक है, मैं मानता हूँ। हाथ मिलाते ही मैंने दूसरे हाथ से मोबाइल निकाला और स्क्रीन उसकी तरफ कर दी। एक बात बताना भूल गया, जब से मैं इस कमरे में आया हूँ ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग लगातार चल रही है। ये सुचेंग भले ही तुम्हारे ली परिवार का इलाका हो, लेकिन अगर ये वीडियो उन बिजनेस दुश्मनों के हाथ लग गया जो तुम्हारे परिवार के गिरने का इंतजार कर रहे हैं, जरा सोचो फिर क्या होगा। ली वेन की आंखें फैल गई। वह कुछ कह पाता उससे पहले मैंने उसका हाथ जोर से मरोड़ दिया। चक
धड़क उसका कंधा अपनी जगह से उतर गया। तेज दर्द से उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया और चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया। मैंने हाथ छोड़ते हुए मुस्कुराकर उसके कंधे पर थपकी दी। सहयोग के लिए धन्यवाद। उसे अच्छी तरह डरा देने के बाद मैं हे शुयाओ का हाथ पकड़कर बाहर निकलने लगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा बचना चाहता था वही सामने खड़ी थी। ये म्यूचिंग हल्की हरी ड्रेस में बिल्कुल मासूम और शांत दिख रही थी, लेकिन उसके पीछे 10 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। उसका दबदबा साफ महसूस हो रहा था। वह हैरानी से बोली, बाओ तांग भैया आप यहाँ? उसकी नजर पहले जमीन पर पड़े ली वेन और बॉडीगार्ड्स पर गई, फिर सीधे हमारे जुड़े हुए हाथों पर टिक गई। अचानक हे शुयाओ ने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया और ये मूचिंग की आंखों में देखते हुए बोली, मिलिए, ये मेरे बॉयफ्रेंड है बाओ तांग। पूरा माहौल एक पल में जम गया। ये मूचिंग के चेहरे की मीठी मुस्कान गायब हो गई। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। हाथ छोड़ो। हे शुयाओ भी पीछे नहीं हटी। मिस, ये मैं बाओ तांग को बहुत पहले से जानती हूँ। दोनों लड़कियों की नजरें आपस में टकराई। सिर्फ एक दूसरे का रवैया और मेरा बेबस चेहरा देखकर दोनों ने एक ही पल में सबसे बड़ा सच समझ लिया। दोनों ही मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। मैंने तुरंत अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया। ओह, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। उनके कुछ समझने से पहले ही मैं भागकर वॉशरूम में घुस गया। गार्ड्स को बाहर बंद करके मैंने सीधा खिड़की खोली और बाहर कूद गया। बाद में सुना मेरे निकलते ही ये मूचिंग ने हे शुयाओ से कहा, कितने पैसे चाहिए, उसे छोड़ दो। लेकिन हे शुयाओ ने बिना झिझक जवाब दिया, मैंने भी उसका 3 साल इंतजार किया है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। बस उसी पल दोनों को पूरी तरह यकीन हो गया कि सामने वाली उनकी प्यार की सबसे बड़ी दुश्मन है। कमरे का माहौल बारूद से भर गया। जब बॉडीगार्ड्स को पता चला कि मैं वॉशरूम की खिड़की से भाग चुका हूं तो ये मूचिंग तुरंत अपने लोगों को लेकर निकल गई। चलो वांगनियन अपार्टमेंट चलो, वहीं उसे पकड़ेंगे। उन सबसे पीछा छुड़ाने के बाद मैं सूचेंग नदी के किनारे पहुंचा। शुरुआती गर्मियों की ठंडी हवा लैवेंडर के फूलों के खेतों से होकर बह रही थी। हे शुयाओ चुपचाप स्ट्रीट लाइट के नीचे लगी बेंच पर बैठी थी। मैं उसके पास गया और उसे 2 गर्म गर्म स्टार्च, सॉसेज और एक कटोरा गरम दलिया थमा दिया। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। मुझे वापस आया देखकर उसकी आंखों में हल्की सी नरमी और खुशी झलक उठी। शुयाओ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने रोते रोते मेरी छाती पर मुक्के मारते हुए कहा, आखिर ये मूचिंग भी तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड निकली? मुझसे और कितनी बातें छिपाई हैं तुमने? मैंने उसे चुपचाप अपना गुस्सा निकालने दिया। जब वह थोड़ा शांत हुई तो मैंने धीरे से उसके आंसू पोंछे और जमीन पर रखा स्ट्रीट फूड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले कुछ खा लो, खाना खत्म होने के बाद मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। उसने होंठ काटते हुए खाना ले लिया। मैं बेंच पर टिककर सूचेंग नदी के किनारे फैली रात की रोशनी देखने लगा और धीरे धीरे हमारे पुराने दिनों की बातें बताने लगा। कैसे हम कॉलेज के समय हॉस्टल की खिड़की फांदकर वापस कमरे में घुसा करते थे। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, जब तक तुम मुझसे प्यार करोगी मैं भी हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। हाँ, मेरी जिंदगी में कई रिश्ते रहे हैं, ये म्यूचिंग और सॉन्ग वॉर्निंग भी उनमें शामिल है। उस समय उन्हें छोड़ना मेरी मजबूरी थी। अब मैं अपनी पुरानी गलतियों और अधूरे मामलों को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। वो शुयाओ चुपचाप मेरे सीने से लग गई। उसने फिर कोई सवाल नहीं पूछा। हम 3 साल पहले की तरह हाथों में हाथ डालकर शांत गलियों में टहलते रहे। उसी समय सूचेंग के बाहरी इलाके में एक सुनसान जर्जर फैक्ट्री के अंदर ली वेन अब भी मेरे हाथों मिली बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। वह जो परिवार के लोगों के पास पहुंचा। उसने मेज पर बैंक कार्ड और मेरी फोटो रखते हुए कहा, नियम मुझे पता है, बस इस आदमी को अच्छी तरह सबक सिखा दो, ये एडवांस है। मेरी तस्वीर देखते ही गिरोह के सरदार के चेहरे का रंग बदल गया। ली वेन के जाते ही उसने तुरंत एक एनक्रिप्टेड नंबर पर फोन मिलाया। दूसरी तरफ एक बेहद आकर्षक महिला थी जो मेरे फोटो लगे पंचिंग बैग पर लगातार मुक्के बरसा रही थी। एक जोरदार घूंसे से बैग फट गया। तभी उसने फोन उठाया। मैडम, फांग युआन की खबर मिल गई है, किसी ने उसे सबक सिखाने के लिए पैसे दिए हैं। महिला ने भेजी गई तस्वीर देखी। उसके होंठों पर खतरनाक मुस्कान उभर आई। फांग युआन या फिर बाओतांग, आखिरकार मिल ही गए तुम। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं थक गई थी। पहले उस आदमी की पूरी जानकारी निकालो जिसने उसे निशाना बनाया है। अगले 2 दिनों का उसका पूरा शेड्यूल भी चाहिए। हो शुयाओ को घर भेजने के बाद मैं वांगनियन अपार्टमेंट पहुंचा। पक्का कर लिया कि ये म्यूचिंग की कार जा चुकी है, तब जाकर झाड़ियों से बाहर निकला और राहत की सांस ली। मैंने उसे मैसेज भेजा कि परसों उसके साथ अम्यूजमेंट पार्क चलूंगा। बड़ी मुश्किल से उसे मनाया। जैसे ही ऊपर जाने लगा फोन बज उठा। कॉल ये म्यूचिंग की थी। बाओतांग भैया, अब झाड़ियों में छिपना बंद करो, ऊपर जाकर आराम करो, परसों अपना वादा मत भूलना। मैं बस बेबस होकर मुस्कुरा दिया और ऊपर चला गया। अभी दरवाजा बंद ही किया था कि बाहर दस्तक सुनाई दी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने सांस रोककर डोर आई से बाहर देखा। दरवाजे पर सॉन्ग वार्निंग खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। मैंने तुरंत दरवाजा खोला। अरे इतनी रात को, क्या संयोग है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह सीधे मेरे करीब आई और मेरे होंठों को चूम लिया। कुछ मिनट बाद वह मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर चली गई। मैं भी मजबूरी में उसके पीछे गया। बहुत रात हो गई है,
कल ऑफिस भी जाना है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वह सोफे पर बैठ गई और मुस्कुरा कर बोली, पहले ये बताओ, ये परिवार की बड़ी बेटी तुम्हारे कमरे में 2 घंटे क्या कर रही थी? इतना कहकर उसने अपना खाकी रंग का कोट उतार कर एक तरफ रख दिया। अंदर उसने बैंगनी रंग की फिटिंग स्लीव ड्रेस पहन रखी थी। मैं अनायास ही एक पल के लिए ठिठक गया। वह मेरे करीब आकर मेरी गर्दन में बाहें डालते हुए बोली, अच्छी नहीं लग रही क्या? आज से मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ। तुम्हारे बगल वाला फ्लैट मैंने पूरा भुगतान करके खरीद लिया है। ये सुनते ही मेरा सिर घूम गया। आज रात मैं यहीं रुकूंगी और तुम कहीं नहीं जाओगे। 2 घंटे बाद सोंग वानिंग आलस से मेरे सीने पर सिर रखे लेटी थी और उंगलियों से मेरे पेट की मांसपेशियों पर हल्के हल्के निशान बना रही थी। 4 साल बाद मिले हो, अब पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व लगते हो। मैंने मौका देखकर पूछा, तुम ये मूचिंग को कैसे जानती हो? वह बोली, 2 साल पहले ये परिवार चाहता था कि मैं उसकी निजी डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया था। यह सुनकर मैंने राहत की सांस ली। फिर वह मुस्कुराते हुए बोली, अब से मैं हर रात यहीं आया करूंगी। मैंने तुरंत सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं, मेरा काम अभी शुरू ही हुआ है, इतनी ऊर्जा मेरे पास नहीं है। आखिरकार दोनों के बीच समझौता हुआ। 3 दिन में 1 रात और सप्ताहांत अलग से तय होगा। मैंने अभी राहत की सांस ही ली थी कि सोंग वानिंग फिर मेरे करीब झुक गई। वो मेरे कान के पास आकर धीमी आवाज में फुसफुसाई, समय के मामले में तो मैंने समझौता कर लिया। सुबह सुबह मैं हल्की थकान के साथ सोंग वानिंग की कार से उतरा। उसने कार की खिड़की नीचे की और मुस्कुराते हुए बोली, काम जरूरी है लेकिन खुद को इतना मत थकाओ, आज रात वो जल्दी आराम करना। मैंने हल्के से सिर हिलाया और बची हुई थकान के साथ ल्यूशी ग्रुप की बिल्डिंग में दाखिल हो गया। ऑफिस पहुंचते ही फाइनेंस मैनेजर जो यानियान ने मेरे सामने एक फाइल रखी। आज रात एक बहुत जरूरी क्लाइंट डिनर है, वहां काफी लोग होंगे, तुम मेरे साथ चलना और माहौल संभाल लेना। फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो यानियान हर शनिवार ब्लाइंड डेट पर जाती थी, लेकिन किसी न किसी वजह से आज तक अविवाहित ही थी। शाम को छुट्टी के बाद हे शुयाओ ने मुझे साथ में डिनर करने का निमंत्रण भेजा। मैंने हमेशा की तरह यह कहकर विनम्रता से मना कर दिया कि मुझे अपने बॉस के साथ क्लाइंट मीटिंग में जाना है। शाम ढलते ही शराब की महफिल शुरू हुई। सामने वाले पक्ष में कुल 5 लोग थे। मैंने पूरी जिम्मेदारी से जो यानियान की जगह ज्यादातर खुद पी ली। इसी बीच मुझे महसूस हुआ कि टेबल के नीचे कुछ अजीब हो रहा है। सामने बैठी महिला क्लाइंट एक हाथ से जाम उठा रही थी, जबकि दूसरे पल टेबल के नीचे चुपके चुपके मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। मैंने बिना कोई भाव बदले अपनी बैठने की पोजीशन बदल ली और उसकी उस जानबूझकर की गई हरकत से शांति से बच गया। दावत खत्म होने के बाद मैंने नशे में झूम रही जो यानियान और लड़खड़ाते बूढ़े वांग के लिए गाड़ियां बुलवा दी। फिर मैं अकेला सड़क किनारे खड़ा हो गया। रात की ठंडी हवा ने शराब का असर थोड़ा कम कर दिया था। तभी अचानक इंजन की जोरदार गर्जना सुनाई दी। एक काली कावासाकी स्पोर्ट्स बाइक तेजी से आई, शानदार ड्रिफ्ट मारकर ठीक मेरे सामने रुक गई। तेज हवा मेरे घुटनों को छू कर निकल गई। राइडर काले लेदर जैकेट में थी। उसकी लंबी सीधी काया और ठंडी मौजूदगी को नजरअंदाज करना मुश्किल था। मैंने अपनी नाराजगी दबाते हुए कहा, मैडम जरा रास्ता दीजिए, लेकिन उसने रास्ता नहीं छोड़ा। उल्टा फिर से इंजन गरजाया और मेरा रास्ता पूरी तरह रोक दिया। हेलमेट के अंदर से बर्फ जैसी ठंडी महिला आवाज आई, घर जाना चाहते हो? उस घर में जहां से सालों पहले बिना कुछ बताए गायब हो गए थे, या फिर आजकल वाले वांगनियन अपार्टमेंट में? फांग युआन, या फिर तुम्हें तुम्हारे पुराने नाम बाओतांग से बुलाऊं? फांग युआन नाम सुनते ही मेरा सारा नशा पल भर में उतर गया। महिला ने धीरे धीरे हेलमेट उतारा। हवा में उसके छोटे बाल लहराए और सामने एक बेहद खूबसूरत लेकिन दबाव पैदा करने वाला चेहरा दिखाई दिया। वह थी जो परिवार की बड़ी बेटी, मेरी चौथी एक्स गर्लफ्रेंड जो जीव। मैंने उसकी तीखी नजरों से बचते हुए कहा, मैडम आपने किसी और को समझ लिया है, मेरा नाम चेन यिंगजुन है। जो जीव हल्का सा मुस्कुराई। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और बोली, अगर सच में गलत पहचान हुई है तो क्या मैं खुद वांगनियन अपार्टमेंट की 3री मंजिल या ल्यूशी ग्रुप के फाइनेंस डिपार्टमेंट जाकर पुष्टि कर लूं? क्या कहते हो? चेन यिंगजुन। हालात समझते ही मैंने हार मान ली। जीव, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो, मैं सब समझा दूंगा। उसने इशारे से मुझे बाइक पर बैठने को कहा। तो फिर किसी शांत जगह चलकर आराम से समझाना। मैं बाइक पर बैठ गया। मजबूती से पकड़ो, गिर मत जाना। इंजन दहाड़ उठा और संतुलन बनाए रखने के लिए मुझे मजबूरी में उसकी कमर पकड़नी पड़ी। कुछ देर बाद बाइक जो परिवार के इंटरनेशनल होटल के सामने रुकी। वह मुझे रिसेप्शन तक ले गई, एक एग्जीक्यूटिव स्वीट की कार्ड के लिए और कमरे का दरवाजा खोल दिया। कमरे में मुलायम रोशनी फैली हुई थी और माहौल अजीब तरह से शांत लेकिन तनावपूर्ण था। उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया, दोनों के मोबाइल बंद कर दिए, दस्ताने उतारे और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। क्या समझाना चाहते हो? यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, अब शुरू करो। उसके दबाव भरे आभा मंडल के सामने मैं बेड के किनारे बैठ गया और बोला, कम से कम मुझे अपने विचार व्यवस्थित करने का थोड़ा समय दे दो। वह मेरी ओर गहराई से देखते हुए बोली, अगर तुम्हें वापस पा सकती हूँ तो मैं जितना भी समय लगे इंतजार कर सकती हूँ। लंबी चुप्पी के बाद मैं बेड के सहारे टिक गया। खुद को पहले से कहीं ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। छो जीव मेरे बगल में बैठ गई और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, इसके अलावा तुम्हें अपनी बाकी 3 अधूरी प्रेम कहानियों का भी सामना करना होगा,
है ना? ये सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। उसने धीरे से अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और शांत स्वर में बोली, चिंता मत करो, मुझे उनके साथ किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ मेरा हिस्सा चाहिए। हर हफ्ते 3 दिन मेरे साथ बिताओ। इतना तो ज्यादा नहीं मांग रही है ना? मैं कड़वी मुस्कान के साथ बोला। हर हफ्ते 4 दिन, लेकिन समय मैं तय करूंगा, चलेगा? वह तुरंत मुस्कुराई, मेरी शर्ट का कॉलर ठीक किया और बोली, डील पक्की। मैंने गहरी सांस लेकर पूछा, तुमने आखिर मुझे ढूंढा कैसे? वह बोली, ली वेन ने तुम्हें खोजने के लिए हर जगह प्राइवेट डिटेक्टिव लगाए थे। संयोग से वे सभी मेरे बिजनेस संपर्कों में थे। बस वहीं से सुराग मिल गया। सुचेंग में तुम्हारे पिछले 2 सालों की हर जानकारी अब मुझे पता है। अगर चाहो तो मैं खुद उस ली वेन की समस्या हमेशा के लिए खत्म कर दूं। मैंने सिर हिलाया। जरूरत नहीं, ऐसे इंसान के लिए अपने हाथ गंदे मत करो। वह खुद अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, उसे निपटने का तरीका मुझे आता है। उसी समय वांगनियन अपार्टमेंट, सोंग वाननिंग अकेली मेरे फ्लैट के बाहर खड़ी थी। फोन पर बार बार वही ठंडी रिकॉर्डेड आवाज आ रही थी, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह फिलहाल स्विच ऑफ है। उसके खूबसूरत चेहरे पर अब ठंडा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने मोबाइल स्क्रीन को घूरते हुए धीरे से कहा, इतनी रात हो गई, घर भी नहीं लौटे और फोन भी बंद। बाओ तांग, क्या तुम फिर से मेरी जिंदगी से बिना कुछ कहे गायब होने वाले हो? शनिवार की सुबह मेरी आंख होटल के कमरे में खुली। मेरे पास लेटी जो जियो पहले ही जा चुकी थी। मोबाइल के नीचे एक बैंक कार्ड और लिपस्टिक से लिखी हुई एक पर्ची रखी थी। कल रात अच्छा काम किया, ये कार्ड तुम्हारे ओवर टाइम की मेहनताना है। मैंने पर्ची को मसल कर सीधा डस्टबिन में फेंक दिया। मुझे नौकर समझ रखा है क्या? ये तो मेरी मानसिक क्षतिपूर्ति है। जैसे ही मैंने फोन ऑन किया, दर्जनों मिस्ड कॉल और मैसेज एक साथ आने लगे। ज्यादातर सॉन्ग वार्निंग के थे और कुछ ये मुकिन के। मैं एकदम घबरा गया। सॉन्ग वार्निंग तो मेरे बगल वाले फ्लैट में रहती है। मैं पूरी रात घर नहीं लौटा, उसे जरूर पता चल गया होगा। मैं तुरंत बाथरूम में घुसा और शरीर से परफ्यूम की खुशबू मिटाने के लिए 2 बार नहाया ताकि कोई निशान भी न बचे। टैक्सी में बैठकर मैंने मैसेज देखने शुरू किए। मुकिन ने आज के अम्यूजमेंट पार्क वाले डेट की याद दिलाई थी, लेकिन सॉन्ग वार्निंग का मैसेज दबाव से भरा था। बेहतर होगा कि तुम हमेशा ऐसी जगह छिपे रहो जहां मैं तुम्हें ढूंढ न सकूं। मैं गर्मा गर्म नाश्ता लेकर वांगनियन अपार्टमेंट पहुंचा। जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकला, बाईं तरफ का दरवाजा खुला। घर के कपड़ों में सॉन्ग वार्निंग दौड़कर आई और मेरी कमर कसकर पकड़ ली। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? कल कहाँ थे? मैं पूरी रात तुम्हारा इंतजार करती रही। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिक्र मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसे सोफे पर बैठाकर मैंने नाश्ते का डिब्बा खोला। ये सब तुम्हें मनाने के लिए खास तुम्हारी पसंद की दुकान से लाया हूँ। मैं अपने हाथों से उसे नाश्ता खिलाता रहा। चेहरे पर बिना कोई भाव लाए मैंने झूठ बोला, कल रात क्लाइंट के साथ शराब पीनी पड़ गई थी। फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए बंद हो गया। सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हारे लिए नाश्ता लेने चला आया। सॉन्ग वार्निंग ने हल्के से मेरे गाल को चूम लिया। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन अगले ही पल उसकी उंगली मेरे कॉलर पर रुक गई और उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। तो फिर ये बताओ, तुम्हारी गर्दन पर ये लाल निशान कैसे आया? मैंने अनजान बनने की कोशिश की। कौन सा निशान? शायद एलर्जी होगी। उसने हल्के से मेरे गाल को थपथपाया। उम्मीद है ऐसा ही हो। उसके सो जाने के बाद मैं धीरे धीरे रसोई में गया और पुरानी आदत के मुताबिक चीनी पिघलाकर शुगर आर्ट, चीनी की कलाकृति बनाने लगा। सुबह 10 बजे अम्यूजमेंट पार्क के गेट पर किसी ने पीछे से आकर मेरी आंखें ढक ली। बताओ मैं कौन हूँ? ये मुकिन आज हल्के नीले रंग की नेवी स्टाइल ड्रेस में थी। उसकी मासूमियत और खूबसूरती देखते ही बन रही थी। मैंने उसे एक थर्मस बॉक्स दिया। उसके अंदर मेरे हाथों से बनाई हुई 2 चीनी की कलाकृतियां थी, एक पत्ता और एक बादल। उन्हें देखकर ये मुकिन खुशी से झूम उठी। ये बाओतांग भैया का सरप्राइज है, मैं इन्हें हमेशा संभाल कर रखूंगी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने सोच लिया है, बाओतांग भैया इतने अच्छे हैं कि उनके आसपास दूसरी लड़कियां हों, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन मैं ये मुकिन कभी हार नहीं मानूंगी, क्योंकि इस दुनिया में उनसे ज्यादा उन्हें कोई नहीं जानता। दोपहर 3 बजे सॉन्ग वार्निंग मेरे कमरे में थोड़ी देर आराम करने के बाद जागी। जब वह अपने घर लौटने के लिए बाहर निकली तो उसने सामने वाले फ्लैट में सामान शिफ्ट होते देखा। जो जियो मजदूरों को निर्देश दे रही थी। मेरे कमरे से सॉन्ग वार्निंग को बाहर आते देखकर जो जियो की आंखों में हल्की सी शरारती मुस्कान आ गई। नमस्ते, मैं नई पड़ोसी हूँ, मेरा नाम जो जियो है। सॉन्ग वार्निंग ने जवाब दिया, नमस्ते, मैं सॉन्ग वार्निंग डॉक्टर। जो जियो मुस्कुराकर बोली, डॉक्टर सॉन्ग, एक बात पूछूं? कई घंटे तक लगातार मेहनत करने के बाद कमर में दर्द हो जाए तो उसे जल्दी ठीक करने का कोई तरीका है? सॉन्ग वार्निंग ने पूछा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? जो जियो ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, बस कल रात कई घंटों तक बहुत व्यस्त थी, अभी तक शरीर संभला नहीं है। सॉन्ग वार्निंग ने शांत स्वर में कहा, ज्यादा आराम कीजिए, खुद को ज्यादा थकाइए मत। धन्यवाद डॉक्टर सॉन्ग, किसी दिन जरूर मेरे घर आइएगा। बाओतांग भैया, बहुत देर हो गई है, आज रात वापस मत जाइए प्लीज। अम्यूजमेंट पार्क के गेट पर यह मुकिन मेरा हाथ पकड़कर हिला रही थी। उसके चेहरे पर एक मासूम लोमड़ी जैसी मुस्कान थी। वह शेंगशी इंटरनेशनल होटल के शेफ का जिक्र कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में भूख से भी ज्यादा खतरनाक इशारे चमक रहे थे। मैंने घबराकर हल्का सा निगल लिया। कल रात ही जो जियो मुझे जबरदस्ती होटल ले गई थी और पूरी रात मुझे चैन नहीं लेने दिया। पिछले 4 दिनों में 3 रातों तक मेरे शरीर पर मेरा खुद का बस नहीं चला था। अगर ऐसी ही हाई इंटेंसिटी चलती रही तो शायद मैं अगले सोमवार तक भी न टिक पाऊं। अगली बार सही। मैंने थकी हुई मुस्कान के साथ नौकरी का बहाना बनाया। इन दिनों लगातार काम कर रहा हूँ, सच में घर जाकर थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। ये मुकिन की आंखों में निराशा की हल्की झलक आई, लेकिन उसने जिद नहीं की।
की। बस मेरी उंगली पकड़कर मुस्कुराते हुए बोली, तो अगले शुक्रवार यूनिवर्सिटी की एनिवर्सरी पर जरूर आना। सुचेंग यूनिवर्सिटी में मेरा भाषण है। बाओतांग भैया, वो मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ का आखिरी साल है। मैं चाहती हूँ कि आप उसे अपनी आंखों से देखें। सुचेंग यूनिवर्सिटी, वही मेरी भी पुरानी यूनिवर्सिटी थी। हालांकि अब मैं बस एक ऐसा इंसान था जिसे अभी अभी नौकरी मिली थी और जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की मदद पर किसी तरह गुजारा कर रहा था, लेकिन उस जगह से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी थी। छो जियो द्वारा दिए गए 5 लाख युआन वाले बैंक कार्ड को याद करके मैंने दांत पींचे और सिर हिला दिया। ठीक है, मैं छुट्टी लेकर समय से पहले पहुंच जाऊंगा। ये मुकिन खिलखिलाकर मुस्कुराई। उस मुस्कान में साफ लग रहा था कि उसकी कोई योजना सफल हो गई है। उसे विदा करने के बाद मैं तुरंत टैक्सी पकड़कर सीधे शहर के पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ा। अपनी कई एक्स गर्लफ्रेंड्स के बीच समय बांटते हुए जीना पड़ रहा था। मेरा पूरा शेड्यूल मिनट मिनट के हिसाब से चलता था, फिर भी टैक्सी में बर्बाद होने वाला समय मुझे बेचैन कर रहा था। लगता है अब मुझे सच में एक कार खरीद लेनी चाहिए। पुलिस स्टेशन के बाहर ही हे शुयाओ अपनी ड्यूटी खत्म करके बाहर निकली। मुझे देखते ही उसने बिना किसी शिकायत के मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे शहर के व्यस्त बाजार से होते हुए एक दिखने में साधारण लेकिन बेहद हाई एंड प्राइवेट रेस्टोरेंट में ले गई। वहां रिटायर्ड स्टेट बैंक्वेट शेफ खाना बनाते थे। सिर्फ मेंबरशिप और पहचान वालों को ही अंदर आने की अनुमति थी। हे शुयाओ ने भारी पत्थर और लकड़ी का दरवाजा खोला और हमेशा की तरह शांत लेकिन तेज लहजे में बोली, मैं फ्रंट डेस्क पर बुकिंग कंफर्म करके आती हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, इतने सारे नियम, क्या पहले ये जगह शाही महल में थी? वह हल्का सा हंसी, लगभग वैसा ही समझ लो। मैं बाहर खड़ा हवा खा रहा था कि अचानक मेरी नजर सड़क के उस पार खड़ी एक काली कार पर पड़ी। वो कार मुझे बेहद जानी पहचानी लगी, मानो उसे लियूशी ग्रुप की अंडरग्राउंड पार्किंग में पहले देख चुका था। क्या सोच रहे हो? हे शुयाओ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, कमरा तैयार है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पूरा दिन भाग दौड़ करने के बाद सच में बहुत भूख लगी थी। कमरे के अंदर पहुंचकर हे शुयाओ ने बाकी अमीर लड़कियों की तरफ फोटो खींचने में समय बर्बाद नहीं किया। खाना आते ही उसने अपने हाथों से एक निवाला उठाकर मुझे खिलाया। खाने का स्वाद वाकई शानदार था, लेकिन मेरे मन में छिपी बेचैनी की डोर अब भी ढीली नहीं हुई। बीच में मैं वॉशरूम गया। सुना कि रहस्यमयी प्रेसिडेंट श्याओ भी आज यहाँ आने वाली हैं। मैं सार्वजनिक जगह पर ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता था। कुछ औपचारिक बातें करके तुरंत वापस मुड़ गया। जैसे ही मैं गलियारे में पहुंचा, महिलाओं के वॉशरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक महिला बाहर निकली। सिर्फ उसकी एक झलक ही काफी थी यह महसूस करने के लिए कि वह बेहद ऊंचे ओहदे वाली और प्रभावशाली इंसान है। प्रेसिडेंट श्याओ, जो यानयान की आवाज अचानक सम्मान से भर गई। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेजी से वहां से निकल गया, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि उस महिला की ठंडी नजरें लगातार मेरी पीठ पर टिकी हुई थी। उसका नाम बाओतांग है। उस महिला की ठंडी आवाज गलियारे में गूंज उठी। उसके स्वर में अविश्वास साफ झलक रहा था। नाम अलग है, जानकारी भी अलग। क्या उस समय उसने मुझे एक भी सच्ची बात नहीं बताई थी?